हेलो बच्चों, एक बार फिर से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वन शॉट वीडियो स्टार्ट की थी, बट वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमने उसे स्प्लिट करने का फैसला किया था। तो हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर मोशन आपका यहाँ पे चल रहा है। हमने पिछले लेक्चर में स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ये सब कैलकुलेट कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपनी डिस्कशन टॉपिक एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे। चलिए देर न करते हुए चैप्टर का ये लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है जब कभी भी वेलोसिटी में वेरिएशन आए, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाए, तब हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है। अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो, यानी कि स्पीड को चेंज कर सकते हो, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो अगर दोनों को भी चेंज कर दोगे तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। मींस अगर किसी पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों क्वांटिटीज एक साथ चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई है, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है। जैसे अगर आप चलती हुई साइकिल की स्पीड बढ़ा दो या अपनी स्कूटर की स्पीड को रेस दे दो, तो क्या होगा? स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। आप कहोगे व्हीकल के अंदर एक्सेलरेशन है। अगर सामने से कोई चीज आ रही है, आपने ब्रेक लगा दी, आपने स्पीड को कम कर दिया, तो भी आप कहोगे कि देयर इज एक्सेलरेशन। अगर आगे टर्न आ गई, आपने मोड़ काट लिया, आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो भी आप कहोगे कि वेलोसिटी में चेंज आ गया है, इसलिए डेफिनेटली व्हीकल के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आई है। ओके, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कैसे देते हैं? एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मींस वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है बच्चों ए, एंड इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी के साथ डिनोट किया जाता है, और चेंज इन टाइम या टाइम को आप डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हो। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। अब इस कंसेप्ट को, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। वो इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब क्या होता है? जब टाइम जीरो है, जब आपने घड़ी को ऑन किया, जब आपने टाइम को मेजर करना शुरू किया, उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी u है। u इज अ स्टैंडर्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v, राइट। तो पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी जहाँ बढ़ रही है या कम हो रही है, तो देयर इज डेफिनेटली चेंज इन वेलोसिटी। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो यहाँ पर बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। हम मान लेते हैं कि उस एक्सेलरेशन की वैल्यू फिलहाल कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बन रही है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इस एग्जांपल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन का। याद रखने का सही तरीका क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो। रीअरेंज करके क्या लिखोगे? at इज इक्वल टू v माइनस u। आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब u को आप लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा at प्लस u इज इक्वल टू v। थोड़ा सुंदर बना के लिखेंगे तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, तो बॉडी की वेलोसिटी जहाँ बढ़ रही है या कम हो रही है, वो कैसे चेंज हो रही है, वो इस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। पर ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन हमने सिर्फ
सॉरी, ये फॉर्मूला हमने सिर्फ तभी अप्लाई करना है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज सेम फॉर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस बात को हम लोग अभी इसी लेक्चर में आगे भी समझेंगे, इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, आगे की कहीं ना कहीं हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये पूरी तरह से भी क्लियर नहीं हुआ, एक बार नोट कर लीजिए, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। लीजिए, नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लीजिए यही टॉपिक था। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने वर्ड क्या लिखा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब भी यही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक समान। एक समान एक्सेलरेशन होगी तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि ओहो, ये क्या कर दिया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विल बी सेम इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस स्लाइड पे इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, कुछ भी हो सकता है, सही शब्द होगा इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि चेंज करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय इक्वल अमाउंट। मींस ये अभी भी भारी भरकम शब्द हैं, आप यूं ले लीजिए, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। टाइम जीरो, टाइम इज इन सेकेंड, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर टाइम इंटरवल बच्चों कितना आया, 2 सेकेंड्स का। 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड का। टाइम लगा 2 सेकेंड्स का और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 10 का। अगली बार फिर से देखो, टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का। फिर से चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड का। फिर से देखो इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का। फिर से चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 40 माइनस 30 यानी कि 10। फिर से देखो 6 से 8 सेकेंड के बीच में टाइम लगा है 2 सेकेंड और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया अपने पास, 10 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल्स बराबर है और हर बराबर के टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी भी बराबर हो रहा है। तो इस तरह के केस में जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ फॉर्मूला है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि यू कैन राइट डाउन एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, अंडू एवरेज वेलोसिटी is equal to V average is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2। बट ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई किया जा सकता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल है तो आप ये फार्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, अदरवाइज इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया जा सकता। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट वी हैव साइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन का साइन देखिए, अगर वेलोसिटी मान लीजिए इस तरफ है, आप बाइक चला रहे हो और आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, अगर स्पीड बढ़ाओगे, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है विद टाइम, तो velocity and acceleration will be in same direction. Then velocity and acceleration will be in same direction. ठीक है, तो आमतौर पे जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हम दोनों को ही क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो the acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity। अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है। ठीक है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। इन दैट केस वी कैन कंसीडर दैट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है। बट एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेते हैं अगर
ये वेलोसिटी से अपोजिट है। मींस मान लीजिए कि बॉडी इधर जा रही है और एक्सेलरेशन इधर है। ये कैसे होगा? जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम, तो उस टाइम हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन में बी टेकन एज नेगेटिव, वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली है, तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों नेगेटिव कंसिडर करोगे। राइट राइट बच्चों, तो आपको समझ में आ गया, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव ली जाएगी, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया जाएगा। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम, then velocity will be taken as positive and acceleration will be taken as a negative. चलिए नेक्स्ट वी हैव रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। वैसे तो टर्म हमने अभी यूज की है, रिटार्डेशन अभी यूज नहीं किया, हमने ये बात कर ली नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। पर जब भी वेलोसिटी कम होती है, जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती है, तो हम कहते हैं बॉडी में रिटार्डेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन का नाम चेंज कर दिया जाता है। अब हम इसे एक्सेलरेशन कहने की जगह क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन, ठीक है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन, कुछ भी यूज कर लो, बट आमतौर पर रिटार्डेशन शब्द ही यूज किया जाता है अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम। ठीक है, मीन्स जैसे ब्रेक अप्लाई की जाती है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है, ऊपर जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती है, तो हम कहेंगे बॉडी के अंदर रिटार्डेशन है। नेक्स्ट वी हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, बट इक्वल इंटरवल्स में कभी कम इंक्रीज कर रही है, कभी ज्यादा डिक्रीज कर रही है, कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मीनिंग है इसका बच्चों? मान लीजिए इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, टाइम इज टेकन इन सेकेंड्स, वेलोसिटी इज टेकन इन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज टेकन इन मीटर पर सेकेंड। टाइम 0 पे वेलोसिटी थी 10, टाइम 1 सेकेंड पे थी वेलोसिटी 20, टाइम 2 सेकेंड पे थी वेलोसिटी सपोज 45, टाइम 3 सेकेंड पे थी वेलोसिटी मान लीजिए 50, टाइम 4 सेकेंड पे मान लीजिए वेलोसिटी हमारे पास थी 30। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल हर बार मैंने बराबर रखा है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल या डेल्टा टी की वैल्यू मैंने हर बार कितनी रखी है 1 1। बट यहाँ पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी में क्या हो रहा है, पहली बार में वेलोसिटी में चेंज कितना आया 10, दूसरी बार में चेंज कितना है 25, अगली बार में चेंज कितना आया 5, अगली बार में चेंज कितना आया -20 क्योंकि कम हो गई है। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल है, अलग अलग अमाउंट में चेंज हो रहा है। सच एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट, नेक्स्ट हमारे पास एक एनसीईआरटी की एग्जांपल है, एग्जांपल 7.4, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। राहुल पैडल्स, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है बच्चों U, पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ, उसकी वेलोसिटी कितनी बन गई 6 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड्स। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद वो बंदा क्या करता है, ब्रेक सप्लाई करता है, वो 4 सेकंड में नहीं, और उसका बाइसाइकिल वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू, तो वेलोसिटी कम होके 4 मीटर पर सेकंड रह जाती है अगले 5 सेकंड्स में। ठीक है, इन नेक्स्ट 5 सेकंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में। जब वो गाड़ी की स्पीड, अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा रहा था, जी उसे 6 कर रहा था, फिर जब वो 6 से कम करके 4 कर रहा था। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले हम बात करेंगे जब वो बाइसाइकिल की स्पीड को बढ़ा रहा था, जब स्पीड को बढ़ा रहा था तो फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल 0 है, टाइम टेकन 30 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6/30 यानी कि 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं अगले 5 सेकंड्स में। अगले 5 सेकंड्स में क्या हुआ, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से कम होके 4
मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये अगले इंटरवल की बात है, इस बार एक्सेलरेशन आप देखना नेगेटिव आएगी क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 6, और इस इंटरवल में टाइम कितना लगा, ये रहा 5 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास हो गया -2/5, यानी कि -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन पेज नंबर 77 के ऊपर है। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बट यहाँ पे देखिए वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 5/18 बच्चों दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो मैंने सीधा ही कॉमन रख लिया है। तो ये मेरे पास आ गई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना था 5 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास आ गया -20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 18। ये 5 से 5 कट गया, ये -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास आंसर बन जाएगा। राइट, आसान क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है वंस अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन पेज नंबर 77। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attain a velocity of this much. स्टार्टिंग है तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। इसने कितनी स्पीड अटेन की है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, 100/9 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। और ऐसा करने में उसे टाइम कितना लगा बच्चों 10 मिनट। मिनट को अगर आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको क्या चाहिए एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 100/9 सॉरी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज 600। तो ये आप सॉल्व कर लोगे 100/9 इंटू 1/600, ये दो जीरो कट जाएंगी, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों आपका आंसर बन जाएगा। एक्सेलरेशन के यूनिट्स बच्चों क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस तरफ वेलोसिटी में चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 3.0 था, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो गया in a time of 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें यहाँ पर s कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट चलो क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे रेंज हो गया, फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये मेंशन किया गया था एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है 0, टाइम कितना है बच्चों 8 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी है 3 और टाइम भी कितना है 8। तो ये पुट कर दीजिए, s मेरे पास आ गया 3/2 इंटू 8 8 64, ये हो गया 3 इंटू 32, दिस कम्स आउट 96 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फिलहाल के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, लेटर ऑन हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास ग्राफ्स। तो ग्राफ्स आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो सकता है। जिन बच्चों ने अभी तक ग्राफ स्कूल में या मेरे पुराने ग्राफ्स वाले स्पेशली जो ग्राफ के लिए डिजाइन वीडियो है वो नहीं देखे हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होने वाला है। तो ग्राफ को समझने के लिए पहले एक टर्म समझनी पड़ती है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान का क्या मीनिंग है बेटा, देखिए आपके पास एक ये लाइन खींच दी गई है, इस लाइन की स्लोप या ढलान कितनी है, जितना दो ऐसे करते हैं कंपेयर करते हैं, दो लाइंस हैं 1 और 2, इन दोनों को देख के बताइए
कि किस लाइन की ढलान ज्यादा है। ये आप देसी भाषा में कैसे कर सकते हैं कि जिस पे चढ़ाई करनी जितनी मुश्किल होगी, पहाड़ मान लीजिए, पहाड़ की ढलान है तो किसकी ढलान मुश्किल ज्यादा है, जिस पे चढ़ाई करनी मुश्किल है। तो क्लियर है कि जो सेकंड नंबर वाला ग्राफ है इसकी ढलान ज्यादा होगी, इस पे चढ़ना मुश्किल होगा और इस वाली छोटी पहाड़ी पे चढ़ना सबसे आसान होगा, राइट। तो जितना चढ़ना मुश्किल उतनी ढलान ज्यादा हो जाएगी। बट मेजर थोड़ी ऐसे करेंगे, तो मेजर कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो ये है। तो मेजर करने का तरीका क्या होगा बेटा, मेजर करने के लिए स्लोप का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। आप ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। आप लोगों ने ग्राफ बच्चों बनाए हैं बचपन में, तो बस वही ग्राफ वाले कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ये x1, ये x2, इधर ये कितना हो गया y1 और ये मेरे पास बच्चों क्या हो गया y2, राइट। आप यूं समझिए कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x1, y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों कितने हैं x2, y2, राइट। दैट्स ग्रेट। अब हम लोग इसकी स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दो न्यूमेरिकल्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू इस फॉर्मूले को देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्राफ है, अब मैं जानबूझ के ऊपर से बना सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी ग्राफ ओरिजिन से ही पास करेगा। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स में गिवन है 1,4, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है मुझे 3,8 और मुझसे कहा गया स्लोप फाइंड आउट करो। देखो बेटा, अगर ये x1 है तो ये मेरे पास y1 होगा, अगर ये x2 है तो ये मेरे पास y2 होगा। तो मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1। y2 यहाँ पे कितना है 8 माइनस y1 कितना बच्चों 4 अपॉन x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1। तो ये बन जाएगा 4/2, यानी कि मेरे पास स्लोप कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी, जब ये सिचुएशन हो जाए, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट होगा 2,6, ये 4, इधर से वैल्यू कुछ कम हो गई है 4,3, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। इस केस में आप लोग स्लोप कैलकुलेट करके देखिए क्या स्लोप आती है। आपको क्या करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेंगे क्या कोशिश। तो देखिए स्लोप क्या बनती है। इस केस में स्लोप लिखेंगे, राइट। स्लोप इस केस में y2 ऐसा मेंशन कर लिए, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। मेरे पास क्या बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है बेटा 3, y1 कितना बच्चों 6, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2। तो ये बन गया -3/2। तो इस बार हमारे पास स्लोप नेगेटिव आ गई। तो याद रखना स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है। एरिया अंडर ग्राफ, बहुत सारी जगह पर आपको एरिया अंडर ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ आता है, आपको कहा गया एरिया अंडर ग्राफ के बारे में बात करो। तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा, इस तरह से ये एक एरिया लोगे। मान लीजिए आपको कहा गया एरिया फ्रॉम x1 टू x2, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब आप एरिया ढूंढोगे तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम बन जाएगी। तो आपको इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सी ट्रेपीजियम, देखिए जरा, कौन सी ट्रेपीजियम, ये वाली ट्रेपीजियम आपके पास बन जाएगी, ठीक है। यू विल हैव दिस ट्रेपीजियम और आपको इस ट्रेपीजियम के अंडर एरिया ढूंढना है। एरिया ढूंढने के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को ही अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये जब एग्जैक्टली यूज होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
Next we have distance time graph when object is at rest. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर्स में मेजर कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है। ये एक स्टैंडर्ड वे है, सिंबल साथ में उसके यूनिट्स, डिस्टेंस सिंबल और साथ में उसके यूनिट्स लिखे जा सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। लीजिए बच्चों, टाइम बढ़ रहा है, टाइम चेंज होगा, बट क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। 0 सेकंड पे भी पार्टिकल का डिस्टेंस मान लो 5 मीटर था, 1 सेकंड पे भी वो 5 मीटर रहा, 2 सेकंड पे भी वो 5 मीटर रहा, 3 सेकंड पे भी वो 5 मीटर रहा। ये कि टाइम तो आगे बढ़ता चला गया, बट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्या मीनिंग है इसका? कहानी कुछ ऐसे है, मान लीजिए आपने ओ पॉइंट को ओरिजिन माना। ओरिजिन मानने का मतलब होगा कि सभी डिस्टेंसेस यहीं से मेजर किए जाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 0 मीटर थी, जो पार्टिकल है x मीन्स पोजीशन, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट 5 मीटर और यहाँ से हिलता ही नहीं है, हर टाइम पे इसकी पोजीशन यही रहती है, पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है बट पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो इस केस में ग्राफ कैसा आएगा? तो टाइम 0 से 4 तक 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, बट पार्टिकल की पोजीशन क्या रही? इट ऑलवेज रिमेन्स 5 मीटर। अब इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर बनाओ, 0,5 मीटर, ये आएगा। दूसरा 1 2 3 4, 1,5 मीटर, देन वी हैव 2,5 मीटर, 3,5 मीटर, 4,5 मीटर, ये है भाई। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ग्राफ की शेप कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये किसका ग्राफ है बेटा? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ for object at rest, then this graph is going to be straight line parallel to time axis, right? Next, distance time graph when object is moving with constant velocity. तो x axis के along पहले की तरह टाइम के यूनिट्स ब्रैकेट में लिखेंगे सेकेंड्स, y axis में डिस्टेंस के यूनिट्स लिखेंगे मीटर। पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और पार्टिकल ने कहाँ से शुरू किया? फिर से वही कहानी लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5 मीटर पे पार्टिकल पहले से ही प्रेजेंट था। ये हमारे पास रेफरेंस है, ओरिजिन है, तो पार्टिकल पहले से ही 5 मीटर पे प्रेजेंट था, हमने यहीं से अपनी घड़ी ऑन की है और पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करता है। अब हर एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर। तो देखते हैं बेटा इस बार टाइम और डिस्टेंस के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें मिलेंगे। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है। टाइम 0 सेकंड से शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग ओरिजिन को भी कंसिडर कर पाए। 0 1 2 3 4, टाइम 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी? 5 मीटर। 1 सेकंड बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? 1 सेकंड में पार्टिकल 10 मीटर कवर करता है, तो 10 मीटर कवर करके ये 15 हो जाएगा। फिर 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करेगा तो 25 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड में 10 कवर करेगा तो 35, एंड सिमिलरली वी विल हैव 45 मीटर इन 4 सेकंड। इन सभी पॉइंट्स को यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, x की वैल्यू, सॉरी टाइम की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस 45 तक आएगा, 5 10 15 20 25 30 35 40
45 टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है या डिस्टेंस कितना है 5, सॉरी ये पॉइंट आएगा 0 पे 5। ये पॉइंट्स तो आपको आराम से लगाने हैं, ठीक वैसे ही लगाने हैं जैसे ग्राफ पे लगाते थे। 1 सेकेंड पे 15, 1 सेकेंड पे 15 ये पॉइंट आ जाएगा। 2 सेकेंड पे 25, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करिएगा, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत ग्राफ मेरा गड़बड़ करेगा क्योंकि मैंने फटाफट से अप्रोक्सीमेशन में ही ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये बन जाएगा। तो ग्राफ आपके पास कैसा आएगा बच्चों? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ग्राफ की शेप या नेचर को कैसे लिखते हैं? इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू, झुकी हुई है, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। और याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है, जो इसकी स्लोप जो है, दिस स्लोप गिव अस स्पीड, इसकी स्लोप हमें स्पीड देगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड देगी। देखते हैं यहाँ पे चेक करके देखते हैं स्लोप कितनी आती है। स्लोप क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी अभी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अच्छा कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, x1 y1 इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए x2 y2। x1 का मतलब हो गया 1, y1 का मतलब हो गया 15, इधर x1 का मतलब हो गया 3, x2 का, और y2 का मतलब हो गया 35। आपको लगाना है y2 माइनस y1, y2 यानी कि 35 माइनस y1 यानी कि 15 अपॉन x2 यानी कि 3 माइनस x1 यानी कि 1। तो ये मेरे पास आ गया 20/2, दिस कम्स आउट 10 मीटर पर सेकेंड, वही वैल्यू जो हमने शुरू में एज्यूम की थी। यानी कि आपको याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? स्पीड। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब आपके पास ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंड हम एज्यूम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया 0 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट किया और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, बट हर सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में हमें प्लॉट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस टाइम ले लीजिए, टाइम के यूनिट्स पहले लिखते हैं, सेकंड्स रख लेते हैं, और इधर यूनिट्स क्या लिख लीजिए डिस्टेंस के लिए मीटर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हम पहले यूज कर चुके हैं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करेंगे। S यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने डिस्टेंस का सिंबल तो D रखा था, तो लेट इट बी D, ठीक है। S लिख लो, S डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है, पर यहाँ पर डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0, टाइम t, एक्सेलरेशन कितनी अज्यूम कर ली हमने? 10 मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर। तो यहाँ पर d का फॉर्मूला क्या बन गया? ये तो 0 ही बन गया, 10/2 5 हो गया, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई है बच्चों? 5t स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो गया मेरे पास d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस एट टाइम t, डिस्टेंस एट टाइम t। टाइम t कौन सा है बेटा? ये वाला टाइम, इसकी वैल्यू पुट करूंगा। यानी इस बात को समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पर टेबल बनाते हैं, टाइम फिर से सेकंड्स में और डिस्टेंस फिर से हम लोग मीटर में लेंगे। टाइम की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 2 3 4 और देखते हैं कि हर टाइम के ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, फिर उसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप टाइम को 0 पुट करोगे तो डिस्टेंस 0 हो गया, टाइम को 1 पुट करो, 5 × 1 स्क्वायर 5 हो जाएगा, टाइम को 2 पुट करो 20, टाइम को 3 पुट करो, चेक करो कितना आएगा
टाइम को 3 पुट करो 45, 4 पुट करो 80। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम को 1 2 3 4 पुट करते चले जाना है, यू विल गेट ऑल दिस वैल्यूज। इन सभी को अब हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, टाइम लिख लिया, डिस्टेंस 5, उसके बाद 20, इरेजर 5 10 15 20 25 30 35 40, 5 10 15 20, ठीक है, 40 45 50 55 60 65 70 75 एंड 80। तो ये 80 आ गया मेरे लिए। 80 45 एंड 40 इंपॉर्टेंट नहीं था, 20 एंड 5 ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स आगे जो मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे, इन सभी पॉइंट्स को मार्क करेंगे, फिर उसको ज्वाइन करेंगे। टाइम 0 पे ये 0 है, ये हो गया। 1 सेकंड पे ये वैल्यू 5 है। 2 सेकंड पे ये वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू 20 है। 3 सेकंड के ऊपर ये वैल्यू 45, कौन सी थी, गलत हो गया, 45 वाली ये थी, ठीक है। 3 सेकंड के ऊपर 45 वाली वैल्यू ये थी। 4 सेकंड के ऊपर ये रहा 4 सेकंड, 4 सेकंड के ऊपर ये वैल्यू 80 है। इन सभी ग्राफ को ज्वाइन करिए, ये ग्राफ कुछ इस तरह की कर्व आएगी, ठीक है। ये आपको अगर मैं फ्री हैंड में ज्यादा अच्छी बना के दिखाऊं, ये कुछ ऐसी कर्व आएगी। तो यहाँ पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये ग्राफ आपके पास कर्व आएगा, और इस कर्व का स्पेशल नाम भी होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। इसका मुंह ऊपर को है तो इसको आप कह सकते हो अपवर्ड पैराबोला, या सिंपली पैराबोला कह दो, अपवर्ड डाउनवर्ड के चक्रों में ना पड़ो। तो इट इज अपवर्ड पैराबोला। पिछली बार जो ग्राफ आया था दैट वाज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधी लाइन आई थी। अब ये कर्व आया है, और इस खास कर्व का नाम क्या होता है, पैराबोला। To be more precise, it is going to be upward parabola. Right, बच्चों? Next, we have velocity time graph for uniform motion. Uniform motion का मतलब क्या है बेटा? Velocity remains constant. तो velocity constant रहती है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो वो 30 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा, टाइम जो मर्जी हो। हमेशा की तरह टाइम एक्स एक्सिस में लेंगे, टाइम इन सेकंड्स, और जो इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी को वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो हमेशा इसी से चलता रहता है। तो टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके लिए पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। हमेशा की तरह हम अपना स्टैंडर्ड तरीका सा यूज कर लेते हैं, 0 से 4 सेकंड तक ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी हमेशा 30 रहती है, यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी फिक्स ही रहेगी, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 30 30 30। तो टाइम 0 से शुरू किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, फिक्स है, दैट इज 30। तो इन सभी को ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 पे 30, 0 पे 30, 2 पे भी वेलोसिटी 30, 3 पे भी वेलोसिटी 30, और 4 पे भी वेलोसिटी की वैल्यू 30 रहेगी। तो ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। और जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो इसकी स्लोप हमेशा 0 होती है, इसकी स्लोप हमेशा बच्चों 0 होती है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्लोप इज ऑलवेज 0। चलिए आगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। हाँ, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं पहले करते बेटा, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि बेसिकली मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए विद टाइम। हमने ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में ही ड्राइव किया था। हमने लिखा था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन।
यही था। फिर हमने इसको थोड़ा z अरेंज किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, at की वैल्यू आ गई थी v माइनस यू। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था तो v की वैल्यू आ गई थी u प्लस at। याद है बच्चों? अब इसमें ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म हो, अदरवाइज इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारा हेडिंग भी यही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 प्लस 5 इंटू टी। यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। इस टेबल में x एक्सिस के अलोंग टाइम है, टाइम को सेकंड्स में लिया जाएगा और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, यूनिट्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमेशा की तरह टाइम को 0 से 4 सेकंड तक ले लेंगे। टाइम को पुट कर दो 0, वेलोसिटी आ गई 10। टाइम को पुट कर दो 2, वेलोसिटी आ गई 1। पुट कर दो, टाइम को पुट किया 0, वेलोसिटी आई 10। टाइम को 1 पुट किया 15, 2 पुट किया 20, 3 पुट किया 25, 4 पुट किया तो 30 आ जाएगी। अब इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस में टाइम है इन सेकंड्स, वाई एक्सिस में वेलोसिटी बच्चों इन मीटर पर सेकंड। इट इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लेना है, 0 से 4 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 5 10 15 20 25 30। ठीक है, 5 10 15 20 25 एंड 30। जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर मार्क कर देंगे। तो फॉर दैट टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 10। टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, 15। टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 20। टाइम 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 25। टाइम 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 30। इन सभी ग्राफ्स को ज्वाइन कर दोगे तो ग्राफ फिर से हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा। वी विल अगेन गेट ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। बच्चों आपको सभी ग्राफ्स को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको बातें एब्सॉर्ब होगी। क्लियर? देखो अब इस ग्राफ की स्लोप क्या देगी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो हम स्लोप निकालेंगे। वीटी ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब स्लोप निकालने के लिए हमें फिर से 2 पॉइंट्स अज्यूम कर लेने हैं। उन 2 पॉइंट्स के लिए बात करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो, ए एंड बी। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2 यानी कि 3, y2 यानी कि 25। मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा। स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y2 हो जाएगा, ये y1। 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 अपॉन x2। x2 3 हो जाएगा और x1 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1, ये कितना हो गया बेटा, 10/2। दिस कम्स आउट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही वैल्यू आ गई जो हमने पहले एज्यूम की थी। तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन देती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन ही देगी। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, एक और सिग्निफिकेंस होती है वीटी ग्राफ की, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था जब लेक्चर शुरू किया था कि आपको एरिया अंडर ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ज्यादा टेक्निकल कहूं तो इट विल गिव अस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया वेलोसिटी। अगर मैं बोलता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ तो मैं लिखता है इट गिव्स डिस्टेंस, बट कंसेप्ट या अप्रोच बिल्कुल सेम है,
राइट बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है भाई, कभी एक्सेलरेशन फिक्स है ही नहीं है, एक्सेलरेशन कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ग्राफ कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक शेप इसके लिए नहीं है। पहला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ग्राफ ये बात पक्का है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इस केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो कुछ भी हो जाए ग्राफ इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा कर्व ही होगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। बच्चों वैसे तो ये डेरिवेशन शायद अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी फटाफट से एक बार कर लेते हैं। मेरे 3 इक्वेशंस हैं जो हमें बार बार यूज करनी पड़ती हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर की आप समझ लीजिए लाइफ लाइन है। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल यू प्लस ए टी, और हमें इस इक्वेशन को ग्राफिकली प्रूव करना है। थोड़ा तेजी से करेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास टाइम है, और y एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास वेलोसिटी है, एंड वी आर गोइंग टू प्लॉट अ वीटी ग्राफ। सिचुएशन कुछ ऐसे लेंगे, ये आपको बच्चों बाद में याद कर लेना है, ठीक है? समझा मैं यहाँ पे रहा हूँ, बट ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखा है ऐसे लिख के आना है, तभी टीचर मार्क्स देंगे। याद रखिए ये डेरिवेशन अगर आपके स्कूल में करवाई गई है तो ही करना, अगर नहीं करवाई गई है तो आप इनके सीधे रिजल्ट भी याद रख सकते हो। हाँ, समझने के लिए कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, इन डेरिवेशन को एक बार डेफिनेटली आपको देख लेना है, बाद में याद करना है नहीं करना वो आपके स्कूल के हिसाब से डिपेंड करेगा, बट एक बार जरूर देखिएगा ताकि समझ में आए कि जो आप फार्मूलाज यूज कर रहे हो ड्राइव कहाँ से हुए हैं। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एक पार्टिकल ने u स्पीड से चलना शुरू किया, तो इनिशियल स्पीड थी u व्हेन टाइम इज 0। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। याद रखिए ये पूरी डेरिवेशन पूरा फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v एट टाइम t विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, और ये जो पॉइंट आता है ना बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक सोचो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है u। अब यहां पर देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, टाइम 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और टाइम t के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है v। तो आप कोई भी एक टाइम मार्क कर लीजिए, एक टाइम मार्क कर लीजिए t, वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है v, जनरल सी वैल्यू है। और हमें एक्सेलरेशन को बाय डेफिनेशन लिखना है, ठीक है? हमें पता है बाय एक्सेलरेशन, बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, राइट? अब स्लोप कैसे लिखनी है बेटा, स्लोप के लिए तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तभी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखोगे। तो ये पॉइंट पहले लिख लेते हैं। इसका x कितना है 0, y कितना है u, इसका x कितना है t, और y कितना है v। तो ये मेरे पास बन जाएगा x1 कॉमा y1, और ये मेरे पास इधर बन जाएगा x2 कॉमा y2। आपको क्या लिखनी है, स्लोप। एक्सेलरेशन इज इक्वल स्लोप y2 माइनस y1 इनकी v माइनस u, p माइनस u अपॉन t माइनस 0, x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास बन जाएगा v माइनस u बाय t। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, at की वैल्यू क्या बन जाएगी v माइनस u, u को दूसरी तरफ ले जाइए, v की वैल्यू बन जाएगी u प्लस at। यही तो वो रिजल्ट है बच्चों जो हमें प्रूव करना था। इस रिजल्ट का नाम होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कहीं लिखा है नहीं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मेंशन नहीं करना है, ये वैल्यूज कांस्टेंट है, टाइम चेंज होगा और टाइम के साथ पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए ग्राफ का या इक्वेशन का बेटर है, इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ्स। तो अगली इक्वेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।
आगे आपको जो प्रूव करना होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पे मेरे पास क्या है, s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। ये रिलेशन बच्चों हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल्स में पहले भी यूज कर लिया आज के लेक्चर में, बट है क्या, कहाँ से है, वो यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी जो क्वेश्चन है थोड़ा आगे पीछे आ गया था। टाइम 0 पे पार्टिकल ने चलना शुरू किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो पिछली बार बनाई थी, बस स्लाइड चेंज होने की वजह से दोबारा से बना रहा हूँ। आप इसी पार्ट को ही याद रखिएगा और इसी को ही बार बार लिख दिया कीजिए, चाहे जो मर्जी डेरिवेशन आपको आए। अब t टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है v और इस दौरान पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है s। इस दौरान पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है s, राइट। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी ये समझने के लिए पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, ये आएगा ग्राफ। ये पॉइंट क्या आया था मेरे पास u, फिर हमने कहा था एट एनी टाइम t पार्टिकल की वेलोसिटी ले लेंगे हम लोग v। हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है एरिया अंडर, क्या पढ़ा था बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये देता हमें, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ होता तो ये हमें देता डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम बात करें v स्टैंड्स फॉर, जो स्टैंडर्ड वे है, यह v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, राइट। एरिया अंडर ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो हमें ये एरिया ढूंढना है। एरिया के लिए मैं कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट का नाम c रख लिया गया, ये d रख लिया गया। तो वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, राइट बच्चों। S इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो यहाँ पे एरिया दो हिस्सों में आएगा, एक इस रेक्टेंगल का एरिया और दूसरा इस ट्रायंगल का एरिया, राइट। यू कैन राइट डाउन दिस इज एरिया ऑफ triangle ABC plus area of rectangle OACD, right? ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AC, हाइट कितनी है BC। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ OA इंटू OD लिखा जा सकता है, हाफ इंटू AC कितना होगा बेटा, AC ये लेंथ है, क्या ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये t के बराबर होगा BC। BC बेटा ये लेंथ है, इसको ध्यान से समझेंगे, ये पूरी लेंथ है V और ये यहाँ तक ये पूरी लेंथ है U, ठीक है। तो मेरे पास BC कितनी बचेगी, V माइनस U प्लस OA, OA तो U के बराबर ही है, एंड OD, OD T के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर हाफ T, V माइनस U, क्या आपको याद है ये AT था, हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो AT की वैल्यू क्या बन जाएगी, V माइनस U। तो यहाँ पर मैंने V माइनस U की वैल्यू क्या पुट कर दी, AT। ये UT वैसे का वैसा पड़ा रहा, तो S की वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ AT से T मल्टीप्लाई हो गया AT स्क्वायर प्लस UT, या दूसरे शब्दों में मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे या प्रूव करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर।
v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, e एक्सेलरेशन एंड s डिस्प्लेसमेंट। x एक्सिस के अलोंग फिर से टाइम आएगा, y एक्सिस के अलोंग फिर से वेलोसिटी आएगी। ग्राफ फिर से आपके पास स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस आएगा। ये पॉइंट आपके पास u आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, u होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने पहले भी a लेबल किया था, फिर हमने एक पॉइंट b लिया था और हमने कहा था b पॉइंट a ऊपर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या रहेगी, ये बिल्कुल सेम ग्राफ रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या रहेगी, t, v। याद है हमने मोशन को कुछ ऐसे डिस्कस किया था कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी u है। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है आफ्टर टाइम t, और इस दौरान इस पार्टिकल ने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। राइट बच्चों, यहाँ पे जो t लिखा है इसका मतलब है टाइम, लेफ्ट साइड में जो टाइम लिखा है वो t लिखा है टाइम, ये है उस टाइम की वैल्यू यानी कि 0। यहाँ पर ये जो t लिखा है इसका मतलब है टाइम, और राइट साइड में जो लिखा है वो है उसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू t है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 है। राइट बच्चों, अब मुझे फिर से डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढने का तरीका क्या था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। हम फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, बट गेम में छोटा सा ट्विस्ट होगा पिछली बार के मुकाबले में। पिछली बार हमने जो एरिया निकाला था दो हिस्सों में बांट के निकाला था, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया। इस बार हम थोड़ा स्मार्ट एक्ट करेंगे, हम सीधा ट्रेपेजियम का एरिया ही कैलकुलेट कर देंगे। मींस इस बार आप लोग ये पूरे का पूरा एरिया कैलकुलेट कर दोगे एक साथ। तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको कैलकुलेट करना था, OAB, इस पॉइंट का नाम हमने D रखा था, लेट इट बी D। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, OABD। ठीक है, सी पॉइंट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि पिछली बार हमने सी पॉइंट यहाँ पे पहले से लिख लिया था, हालांकि उसकी अब जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको डायग्राम याद है या आप पिछले डायग्राम को रेफर कर पाओ, इसलिए मैंने सी पॉइंट को नहीं लिखा था। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी आ जाएंगी हमारे पास, ये जरा देखिए, पैरेलल साइड्स, एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये होगी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा। u इधर ये u लेंथ है और ये लेंथ v है, u प्लस v हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा, which is t in this case, which is t in this case। राइट बच्चों, अब देखिए हमें यहाँ पर आंसर में टाइम नहीं चाहिए, हम इस टाइम को एलिमिनेट करेंगे। हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ रखा है v माइनस u बाई टी, तो मुझे t को एलिमिनेट करना है, t को इधर शिफ्ट कर देंगे और a को नीचे ले आएंगे, तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, v माइनस u बाई a। तो ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा u प्लस v मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, v माइनस u बाई a। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे a माइनस b इंटू a प्लस b है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइडेड बाय a पहले से था, इज इक्वल टू s। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, s इंटू 2a, मेरे पास कितना आ जाएगा, s इंटू 2a बच्चों, इधर यही बचा 2a, मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बच गया इधर, इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको थोड़ा सुंदर बना के लिख लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2as। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। रिलेशन का नाम क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। u एंड a, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर केस में, तो इनको नाम में, इक्वेशन के नाम में नहीं बोला जाता, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहा जाएगा। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल आ गई है, पढ़िए एग्जांपल।
हाँ जी, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u की वैल्यू कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये ऐसा करती है इन ए टाइम ऑफ 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब हो गया 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड। Assuming that the acceleration is uniform, means acceleration की वैल्यू यूनिफॉर्म है, means acceleration की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस u बाई टी। फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 300 दे रखा है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस केस में। एस का फॉर्मूला बनेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है, टाइम हमारे पास 300 सेकेंड्स है। एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1/15 और टाइम हमारे पास कितना है, अरे क्या गंदा सा लिखा गया, 1/15 और टाइम कितना है भाई साहब 300 सेकेंड्स। 300 का स्क्वायर कर दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, ये 2 इंटू 15 को 30 लिख सकते हैं, ये 300 दो बार लिखा हुआ था तो 3 स्क्वायर था दो बार लिख लेते हैं, यहाँ पे ये कटेगा 10 बचेगा, 10 इंटू 300 हमारे पास बचेगा 3000 मीटर, यानी कि इस दौरान ऑब्जेक्ट ने 3000 मीटर या आप कह सकते हो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक्स applied to a train produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली रिटार्डेशन होगी, ब्रेक्स अप्लाई की गई है, ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रिटार्डेशन है, इसलिए मैं इसका साइन माइनस लिख लूंगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, टाइम कितना लिया उसने 2 सेकेंड, और गाड़ी रुक गई, रुकने का मतलब होगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस दौरान कितना डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया। तो बेटा पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v माइनस u बाई टी। एक्सेलरेशन कितनी है -6, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें ढूंढनी है और टाइम कितना है 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, -6 इज इक्वल टू -u बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे लिखा जा सकता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s u देखना है, u 12 है, कितने टाइम के लिए 2 सेकंड्स के लिए, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड्स पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन में साइन डालना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, टाइम 2 सेकंड ही था। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 24 माइनस 6/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कट गया 2, तो s की वैल्यू मेरे पास आ गई 24 माइनस 12 विच कम्स आउट 12 मीटर। तो 12 मीटर डिस्टेंस कवर करने के दौरान ही जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, इट विल कम्स टू रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल पेज नंबर 83। A stone is thrown in vertical upward direction. एक पत्थर को ऊपर उठा के फेंका गया, ठीक है, with a speed of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during this motion is, इसमें एक एक्सेलरेशन रहती है जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट दिस इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है बट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, u and a are in opposite direction.
हमने रिटार्डेशन जब पढ़ा था तब ये बात की थी कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब u मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगा प्लस 5 प्लस 10 ना भी लिखते तो समझाने के लिए है, एक्सेलरेशन मेरे पास माइनस में आएगी, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन? स्टोन ऊपर जाएगा, घूम के नीचे आएगा, बट हाईएस्ट पॉइंट तक इस स्टोन ने कितनी हाइट अटेन की है, ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, राइट? हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी विल बी, अभी तो स्टोन ने ऊपर जाना बंद करना है, जब उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर 0 हो जाएगी तभी तो ये ऊपर जाना बंद करेगा। आपको निकालना है कितनी हाइट इसने अटेन की। हाइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो ऐसा बेसिकली आपके पास हाइट ही है, वो आपको यही कैलकुलेट करना है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है -10, डिस्प्लेसमेंट h हमें ढूंढना है। तो ये 0 तो हटा ही देता हूँ, -25 इज इक्वल टू -20h, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करोगे तो h की वैल्यू 1.25 मीटर आ जाएगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, 1.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये समझिए कि सर्कुलर मोशन के लिए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को लगातार चेंज करना पड़ता है। कैसे? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलता है, उसे घूम के एक स्क्वायर में घूम के वापस ए पॉइंट पे आना है, तो ये अपनी डायरेक्शन कई बार चेंज करेगा, पहले बी पॉइंट पे, फिर सी पे, फिर डी पे। तो इसको अपनी डायरेक्शंस को लगातार चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ये केस ले लेते हैं, हाँ जी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अब दोबारा से ए से बी पॉइंट तक आना चाहता है, बट इस बार एक पेंटागन वाली शेप के पाथ के अलोंग आना चाहता है। मींस ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। तो जब भी इस पॉइंट पे पहुंचता है डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन पॉइंट्स पे पहुंचेगा तो वापस उसी जगह पे आने के लिए उसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, स्क्वायर से पेंटागन में जाते हुए उसकी एक बार जो डायरेक्शन चेंज करनी है वो बढ़ गई है। पेंटागन से हेक्सागन में जाओगे तो फिर से एक बार ज्यादा टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये पॉलीगन की साइज को बढ़ाता रहूंगा तो ये अच्छी तो नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, अरे लास्ट अटेम्प्ट है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया हो गया, ठीक है। ये ऑक्टागन हो गई। ऑक्टागन में अब देखिए क्या इसे आगे से और ज्यादा बार टर्न करना पड़ेगा? डेफिनेटली जब भी ये मोड़ आएगा तो उसे टर्न करना ही पड़ेगा। ये कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसे बहुत बार टर्न करना पड़ेगा, हर पल उसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, फिर थोड़ा सा बनाता हूँ समझाने के लिए। 1 बार टर्न, 2 बार टर्न, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये भी जल्दी सा काम है। आइडियली स्पीकिंग इसे लाखों करोड़ों बार टर्न करना पड़ेगा, हर पल इसकी डायरेक्शन में लगातार चेंज आएगा। अब क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में लगातार चेंज आ रहा है, तो मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन नहीं हो सकता। मोशन पक्का से एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। डायरेक्शन मोशन देखते कैसे हैं, जिस पॉइंट पे देख रहे हैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे वेलोसिटी,
यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंट होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी। हर पॉइंट पे पार्टिकल की जिस पॉइंट पे वेलोसिटी देखनी है, हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एंड यू कैन सी दैट एट एवरी पॉइंट देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट, कीप ऑन चेंजिंग। डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज होती है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि बेटा वेलोसिटी के दो पार्ट्स हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो डेफिनेटली पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, यानी कि जो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है ये कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं हो सकता। When a body moves in a circular path with uniform speed, ये डेफिनेशन आ रही है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ये एनसीईआरटी के हिसाब से इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, बट चल रहा है सर्कुलर पाथ में, स्पीड नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहती है, जैसे स्पीड है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहती है, ठीक है। बट पार्टिकल के साथ में कैसे घूम रहे हैं? सर्कुलर पाथ में। बेस्ट एग्जांपल है घड़ी की सुइयां, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहती है बट डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट घूमना, दैट इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब ऐसा हो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहे बट पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे, उस समय जो मोशन होगा दैट मोशन विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, इसलिए पार्टिकल का मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा बिकॉज ऑफ कंटीन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे शब्दों में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखा, लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मींस स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट बट डायरेक्शन विल चेंज, कीप ऑन चेंजिंग एंड पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ, राइट। अब एक जनरल सा कंसेप्ट है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इस केस में टुवर्ड्स सेंटर होती है। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज centripetal acceleration. This acceleration is known as centripetal acceleration. और ये एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? This angle is going to be 90 degree. Centripetal acceleration, right? अगर पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन फिर भी किधर लगेगी? टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसका नाम होता है। जहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगी टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इधर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई है। हर पर डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, पहले राइट फिर लेफ्ट, अब यहाँ पे ऊपर को है ना। बट फिर भी एक कॉमन पॉइंट इन सभी में क्या है? कॉमन पॉइंट है कि हमेशा ये लगती है टुवर्ड्स सेंटर। वेलोसिटी में कॉमन पॉइंट क्या था कि इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर पाथ। हो गया था ये तो भाई। A force is needed to produce circular motion. देखो बेटा यहाँ पे पक्की बात है कि एक्सेलरेशन तो होगी ही होगी, बिना एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। और उस एक्सेलरेशन का नाम भी हमने क्या रखा था? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो अब अगर आपको पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। देखो बेटा फोर्स का फॉर्मूला वैसे आपने अभी पढ़ा नहीं है, आगे जाके अगले चैप्टर में आएगा। अगले चैप्टर में पहली डेफिनेशन ही आती है व्हाट इज फोर्स। अगले चैप्टर का नाम ही क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो वहां पे आप बहुत डिटेल में इसको समझोगे। बट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी ही होगी। ये संभव ही नहीं है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, यानी कि फोर्स डेफिनेटली
डेफिनेटली रिक्वायर्ड ही है ताकि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाया जा सके। बिना फोर्स के कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकता। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम इसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। एग्जांपल नहीं आ गया, ये आपके एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लेट अस सपोज दैट अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, तो आप एज्यूम कर लीजिए, लिख लीजिए, लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r एंड speed remains constant. Speed of the particle in circular path is v. By definition, हमें पता है बच्चों, by definition क्या फॉर्मूला होता है? Speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. Speed की वैल्यू क्या है? v. Distance कितना? जब एक चक्कर पूरा होगा तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई r। तो मान लीजिए इसे टाइम जो लगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ इज कैपिटल टी। इसे कैपिटल टी लिख लीजिए, ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, और टाइम जो एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगा वो t था, तो 2 पाई r by t will represent speed of the particle moving in uniform circular motion, right? Now, NCERT exercise question number 9, page number 86. State which of the following situations are possible and give an example for each of these. An object with a constant acceleration but zero velocity. Velocity zero है but फिर भी acceleration है. Yes. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो at highest point पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 0, बट पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन होगी। अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही होगी, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम इसे G सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वी डिनोट इट विद सिंबल G, राइट? ये है इनिशियल वेलोसिटी u, जिसके साथ हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया था, राइट? फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म है बट फिर भी एक्सेलरेशन है। अभी तो पढ़ा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसकी स्पीड रह सकती है कांस्टेंट, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कांस्टेंट होगी, बट उसमें एक्सेलरेशन रहेगी टुवर्ड्स सेंटर, एंड इस एक्सेलरेशन का नाम क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थर्ड केस आ गया, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. Acceleration motion के perpendicular है, यही तो केस है भाई। यहाँ पे velocity और acceleration के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, राइट? लीजिए लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन फॉर दिस वन शॉर्ट वीडियो, सेकंड पार्ट ऑफ माय शॉर्ट वीडियो। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 किलोमीटर। Calculate its speed। अगर इसे चक्कर पूरा करने में टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी भी पढ़ा कि एक सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई r होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 पाई r, R is 42250 किलोमीटर, किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। इनफैक्ट रहने देते हैं, हम किलोमीटर पर आवर में ही अपना आंसर लिख रहे हैं, क्यों? कैलकुलेशन को बढ़ाना है। तो टाइम कितना है मेरे पास? 24। ये किलोमीटर में आ गया और ये आवर में आ गया। अब इसके बाद आप इसको ताम झाम काट वाट लेना,
जी आपका फाइनल आंसर ये कट गया 12, इसके आगे कैलकुलेशन बच्चों आप कर लेना, आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, राइट। इसी के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो, ये डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। चैप्टर मोशन की मैंने साइड डिस्कशन कर ली है, वन शॉट वीडियो। उससे पहले मैंने के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर मैंने डिस्कस किया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, 2 पार्ट में डिस्कशन की, और वन बाय वन करके तो सभी जो टॉपिक्स हैं वो पहले से ही डिस्कस हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से चैप्टर मोशन पूरा होता है। आप लोग उम्मीद करिए कि मैं उल्टा कहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप इन लेक्चर्स को समझ के, सुन के बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।